तो इसको वो एक नर्व है हमारी जिसको शैटिक नर्व कहते हैं। हमारे स्पाइन के 4 बड़े हिस्से हैं, 5 बल्कि बड़े हिस्से हैं। सर्वाइकल रीजन है, आपका लंबर है, सैक्रल है और कॉक्सिक बोन है। अब लंबर और जो सैक्रल है, लंबर का एल लंबर लेबल करते हैं, जो यहाँ से निकलती हैं। ये छोटे छोटी जैसे नदी नाले होते हैं ना, ये छोटी छोटी ब्रांचेस हैं। और ये जो है L4, L5, S1, S2, S3, इसके अंदर कोई दबाव आता है। अब दबाव बहुत सारे हो सकते हैं। यहाँ बल्ज हो सकता है, यहाँ डिसलोकेशन हो सकता है कि आपका मोरा बैठ गया, ट्रॉमा हो सकता है, यहाँ की ट्यूमर डेवलप हो सकता है, यहाँ पे आपका ऑस्टियोफाइट्स बन सकता है, जो नोकें हड्डियों की निकला वो बन सकता है। वो दबाएगी ना नर्व को, जिस कदर नर्व को वो दबाएगी उस कदर पेन पीछे। अगर एक तरफ प्रेस करेगी तो दूसरी तरफ पेन आ जाएगा, और दूसरी तरफ प्रेस करेगी तो दोनों राइट लेफ्ट ये नर्व निकल। पहले तो ये बात इतनी समझ आ गई है कि शैटिक नर्व जो है एक छोटी छोटी 5 ब्रांचेस को मिला के एक बड़ी बंडल ब्रांच बनता है, और वो नीचे बिल्कुल आपकी हील तक वो पीछे पीछे आपकी नर्व जाती है। जो आपकी ये सारी मूवमेंट है आपकी नीचे की लेग्स की, चलना उठना बैठना, ये उसको कंट्रोल करते हैं। और जो ब्रेन से जो मैसेज आता है वो नीचे जो है इस नर्व के जाएगा और आप एक्ट करेंगे। ठीक हो गया। अब होता है कि यहाँ 3-4 मसाइल हैं। एक मिसाल ये कि आपने वेट लिफ्ट किया और आपका मोरा जो है कोलैप्स कर गया, फिर भी शैटिक नर्व सही दे डिसलोकेट हो गया, डीजनरेशन की वजह से, बोन की खराबी की वजह से हड्डी बैठ गई, फिर भी शैटिक नर्व कंप्रेस हो गया। अब मोरों के जो वर्टिब्रा है उनके अंदर नोकें निकल आई तो फिर भी नर्व को प्रेस करेगी। ठीक हो गया। कोई ट्यूमर वहां बन गया वो भी करेगा। तो ये तीनों चारों पैथोलॉजी बड़ी मजे की है। इनको मद्देनजर रख के हमने मरीज को ठीक कर। हमारे पास 2 मेथड है। एक मेथड है कि हम टोटली पैथोफिजियोलॉजी पे जाके ट्रीट करें। वो क्या हो सकता है जी, अगर नर्व आपकी उसके अंदर लोके निकल आई हैं तो फिर आपको वहाँ लोके कौन ठीक करेगा, बैक्टीरिया फ्लोर ठीक करेगा। अगर बल्ज आ गया, अब देखिए यहाँ मैंने बहुत सारी देखा ना, कॉमन जो यहाँ कॉज आती है ना नंबर में, वो आते हैं बल्ज आते हैं, डिस्लोकेशंस आती हैं, क्योंकि वेट बेयरिंग एरिया जब आप वजन उठाते हैं तो मोरा कहीं ना कहीं बैठ जाता है। लेकिन ये याद रखें कि ये जो मसाइल हैं ये 40-50 साल से नीचे आएंगे। जब 50-60 से बंदा ऊपर हो जाए तो बोन डिजनरेशन शुरू हो जाती है। बोन की कमजोरी की वजह से भी मोरा कोलैप्स कर सकता है। तो जो लिगामेंट्स जब आप करेंगे, वेट उठाएंगे या कोई ट्रॉमा हो जाएगा तो क्या होगा, आपके लिगामेंट्स जो है ना वो उसको सही जगह पे एडजस्ट नहीं कर पाएगा, तो वो मोरा कहीं राइट निकल गया, कहीं लेफ्ट निकल गया, कहीं कोलैप्स कर गया। ज़्यादातर जो केसेस हैं 70-80% वो सारे जो है डिस्लोकेशन के। और उसमें हमने बहुत तजर्बे के बाद एक कॉमन दवाई हमने हर केस में निकाली है। वो कॉमन दवाई है वलेराना। वलेराना का काम यह है कि नर्व की जितनी भी डिजीजेज हैं उसमें हम एज ए इंटरकरेंट रेमेडी के तौर पे यूज़ करते हैं। ये नर्व को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। बहुत दफ़ा नर्व को जब स्ट्रेंथ मिलती है तो वो वर्टिब्रा कॉलम्स को खुद पुश कर देती है, नहीं उस डिसलोकेशन को या नर्व को अंदर स्ट्रेंथ पा। बाद दफ़ा जब नर्व के अंदर स्ट्रेंथ आ जाती है ना तो वो खुद भी रिलीज हो जाती है, प्रेशर से अपने आप को रिलीज करा देती है। वो पैथोलॉजी भी, क्योंकि वो कंप्रेशन आया, उसने जोर दिया। अब ये कहता है कि नर्व्स को हमें स्ट्रेंथन करना है। व्हेन न्यूरोलॉजिकल मेडिसिन आपकी काम नहीं करती तो एज ए इंटरकरेंट रेमेडी के तौर पर हमने वलेराना यूज़ करते हैं। अब हमें इसके इतने तजर्बात हुए हैं कि हमने इसको हर मरीज को देना इसलिए शुरू कर दिया कि एज ए नर्व की इंटरकरेंट रेमेडी। ये बेसिकली शैटिक तो नर्व कंप्रेसर। अब यहाँ हम 2 तरह से ठीक करते हैं। एक टोटली पैथोलॉजी पे, आप मुझे एक्सरे दिखा देंगे तो हम पैथोलॉजी पे ठीक करेंगे, और दूसरा हम सिम्टोमेटोलॉजी पे ट्रीट करेंगे। सिम्टोमेटोलॉजी पे ट्रीट ये करता है कि वो कहता है कि नर्व किस, जो एक्सपेरिमेंट किए गए हैं कि किस लेवल पे नर्व कंप्रेस होती है, उसकी मोडोलिटी क्या है, कि वो कहाँ रिलीफ करता है। मसलन एक बंदा कहता है कि जी मुझे दर्द है,
जब मैं उठता हूँ, जब मैं स्टॉप लेता हूँ, चलता हूँ तो मुझे बहुत पेन होता है, लेकिन थोड़ा सा 10-20 कदम चलने के बाद मेरा दर्द ठीक होता है। अब ये पैथोलॉजी बेसिकली है लिगामेंट्स कि जब उसको रिलैक्सेशन मिलती है, बिगिनिंग पे होता है ये रेस्टॉक्स के अलावा। तो हम क्या करेंगे, हम एक डोज मेलाटोनिन की देंगे और एक रेस्टॉक्स की देंगे, वो 1 दिन में ठीक हो जाएगा या 2 दिन में ठीक हो जाएगा। जो अगले दिन आपको ये क्या जी मैं 30-40% में बेहतर हूँ। अब ये जो सेम पैथोलॉजी है ना कि बिगिनिंग पे पेन होगा और कांस्टेंट मूवमेंट पे ठीक हो जाएगा, ये और बहुत सारी दवाइयों में मसलन रेस्टॉक्स के बाद रूटा में सेम सिम्टम है। रेस्टॉक्स जो है वो टोटली आपकी लिगामेंट्स और मसल की दवाई है, लेकिन जब रूटा इसकी क्रोनिक आ जाएगी, रेस्टॉक्स की क्रोनिक है, सिम्टम सेम है, तो वहाँ क्या होगा, वो बेसिकली बोन और लिगामेंट्स का जो जंक्शन है उसकी दवाई है रूटा। तो वो बोन पे भी काम करती है और लिगामेंट्स पे भी काम करती है। तो कहीं रेस्टॉक्स फेल होती है तो इसकी जगह आप रूटा लगा सकते हैं, लेकिन कहीं रूटा जब फेल होती है तो फिर एक उसकी क्रोनिक भी एक और दवाई है और सेम सिम्टम है जिसका नाम है कलकेरिया फ्लोर। और यही सिम्टम जो है रोडोडेंड्रॉन के भी है कि उसको भी बिगिनिंग में पेन होगा, लेकिन वो मोस्ट कॉमनली इसका हील का पेन होता है रोडोडेंड्रॉन का, ठीक है ना। वो कहता है मैं पहले 2 स्टेप पे मुझे दर्द होता है, तीसरे चौथे में मैं रिलीफ करता है। वो हील तक महसूस है या नहीं, ऊपर भी आता है लेकिन हील स्पेसिफिक है उसके लिए। जब भी आपको स्पर होगा, जिसको कहते हैं प्लांटिस फिशियाटिस, उसको स्पर भी कहते हैं, ये हड्डी हील की बढ़ जाती है। अब वहाँ पेन जब आएगा, सिम्टम देखिए एक ही है, जो कहते हैं ना हम बड़ी सिम्टोमोलॉजी जानते हैं, उनके लिए ये पैगाम है, सिम्टम वही है। हाँ, रेस्टॉक्स, उसकी कराने रूटा, उसकी कराने कलकेरिया फ्लोर। और अब कलकेरिया फ्लोर से जब निकलेगा तो सिम्टम सेम रखता है, तो फिर एसिड फ्लोर पे चला फ्लोर कराने चला, समझ आएंगे। तो ये 4-5 दवाइयाँ ऐसी हैं आपकी जिसमें मैंने रोडन गिना, रेस्टॉक्स गिनवाई, जिसमें हमने रूटा, कलकेरिया फ्लोर, एसिड फ्लोर, और ये बिल तरतीब जितना केस कराना होता जाएगा हम उस तरतीब से कि रेस्टॉक्स फेल होती है, रूटा फेल होती है तो कलकेरिया फ्लोर, वो फेल होती है तो एसिड फ्लोर। अब एक ये ज्यादा कॉमन लोग हैं, ये बहुत कॉमन लोग हैं जो जैसे बिगनिंग पे पेन है, ये रेस्ट में भी इनको पेन हो, ये लेटते हैं तो फिर मूवमेंट करते हैं, मगर ये रेस्ट में इनको पेन है, ये चलते हैं तो बेहतर हो जाता है, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया साहब? ये सबसे ज्यादा कॉमन आता है। इसके बाद लोग ये कहते हैं कि हम तो ठीक होते हैं, लेटे हुए ठीक होते हैं, बैठे हुए ठीक है, जो ही हमने चलना है 10-15 कदम हमने चलना है, हमसे चला नहीं जाता। ये सिम्टम है अमोनियम मेयर, ये सिम्टम है अमोनियम मेयर। हाँ, अमोनियम मेयर जो है वो बड़ी क्रोनिक डिजीज है, लेकिन इसका कंपैरेटिवली हम ये करते हैं कि हम 1 डोज लेराना की देते हैं और 1 डोज हमने सीएम की दे देनी है अमोनियम। और मैं आपको बताऊं कि जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये मरीज 1, 2, 3, 4 दिन में ठीक हो जाएगा। अगर ठीक 100% नहीं भी होता तो उसमें अगले दिन आप कहना कि मुझे 30-40% फर्क है, दवाई आपने रिपीट नहीं फिर करना, अगले दिन बुला लें प्लास्टो दे दें, और अगले दिन बुला लें प्लास्टो करें। और मुझे सेप्टिक नर्व में जब मैं इसको इस अंदाज में देखता हूँ तो फिर मुझे मसला नहीं होता, फिर हमारा केस। अब जहाँ हमने ब्रायोनिया भी यूज़ हम करते हैं, लेकिन हम ब्रायोनिया उस सूरत में यूज़ करते हैं जब हमारी अमोनियम, फिर हम लेराना लेके तो फिर हम जो है ना ब्रायोनिया सीएम की 1 डोज ही देते हैं। हम इसमें सारी डोजेज में देते ही सीएम नहीं और रेपुटेशन नहीं होगी, ठीक है। अब होता ही है कि वो कहता है कि मुझे दर्द, स्पेशली जब फीमेल आपके पास आ जाएगी ना, फीमेल, तो थोड़ा सा सिनेरियो चेंज है। फीमेल का जो लंबर एरिया है वीक होता है बार बच्चे पैदा करने के बाद, और उसमें जो सबसे अच्छी दवाई काम करती है उसमें ये लिखा हुआ है कि नॉट वेल सिंस चाइल्ड बर्थ, कि बच्चा पैदा करने के बाद मैं ठीक नहीं हूँ। और उसकी और कंफर्मेशन क्या है कि वो ये कहेगी मुझे दर्द सुबह 4-5 बजे शुरू हो जाता है,
और मुझे आफ्टर द मेंसेस का पेन हो जाता है, आफ्टर द कॉइटस आफ्टर इंटरकोर्स मुझे पेन शुरू हो जाता है, या मेरी ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाए या कोई एक्सेसिव तो मुझे पेन होता है। इसकी एक ही दवाई है, वो है काली कार। और काली कार भी इस सलामत पे कभी फेल नहीं होती, और काली कार वाला भी बैठ नहीं सकता, वो भी नंबर पे मजबूर होता है। लेकिन ये मर्दों में भी मिलती है, लेकिन औरतों की ये बहुत ज़्यादा मिलती है। मर्दों में भी जिनको एक्सेस ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटीज, उनका लंबर स्पाइन वीक हो जाता है, उसमें दो दवाइयाँ, एक काली कार्ब है चाइना है, और एक और दवाई है कोबाल्टो। थोड़ा सी मोडेलिटी बदलती जाएगी। हमारे पास आते हैं ना लोग, हम एकदम चले जाते हैं, लेडीज आया तो थोड़ा काली कार्ब की तरफ मेरा रुझान। अब काली कार्ब जो है वो ये वेलेराना आपने जो सबके साथ लगाई, काली कार्ब को भी एक दवाई और इंटरप्लांट करती है, और उसके साथ जब आप मिला के देंगे, मतलब उसके आगे पीछे लगाएंगे, वो है एसिड नाइट्रेट। एसिड नाइट्रेट की काली कार्ब के साथ इसकी बड़ी दोस्ती है। तो ये देखे ना, अब क्लियर हो। अच्छा, एक और बहुत कॉमन तो नहीं, लेकिन ये अलामत भी बहुत आती है। वो कहता है जी डॉक्टर साहब मुझे दर्द भी होता है और मुझे नमनेस भी है। दर्द इसमें है पेन अल्टरनेट विद नमनेस, तो फिर एक ही मजे की दवाई काम करती है जिसको कहते हैं निफाइलम। वो भी हम सीएम की एक ही डोज देते हैं, और वो हमें रवा दे के निफाइलम की एक डोज देते हैं, ठीक है ना। तो नमनेस में हमारे पास और भी दवाई है। नमनेस में हमारे पास कैमोमेला भी। कैमोमेला जो होता है ना, ये जरूरत से ज्यादा पेन एक्सप्रेसिव होता है। खुद मर गया, अब नहीं बचता है। जब सेंसिटिविटी हाई ग्रेड की होगी तो दो दवाइयां काम करेगी, एक लेक्सिस करेगी और एक कैमोमेला या काफिया के पास। अब एक और यहाँ बहुत कॉमन मरीज मिलते हैं। वो मिलते हैं कि अक्सर आपने देखा कि उन्होंने बोतल रखी होती है, दबा रहे होते हैं, गर्म करके रख रहे होते हैं। ये मोडालिटी भी बड़ी मजे की है। अगर कंप्रेशन से और हीट से उसको आराम मिलता है तो फिर दवाइयाँ सारी बदल जाएंगी। फिर आपने वेलेराना देनी है और मैकफॉस की एक डोज सीएम की और कोलोसम की एक डोज। दोनों की सिम्टम जो है ना, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री। अब होता है बंदा मेरे पास आया, बनू से बंदा आया उससे, तो मैं अगले दिन फिर उसको बुलाने से रहा ना, तो कॉम्प्लीमेंट्री आज कोई नहीं है, और इसकी कारगर इसकी इजाजत है। आप 3 डोजेस देंगे और कोशिश करें कि हम यहाँ नक्स का भी इस्तेमाल शुरू में ज़रूर करते हैं, उसकी वजह से कि ये जितने लोग शेटिक आपके पास पहुँचेंगे ये फर्स्ट एड नहीं पहुँचेंगे। इन्होंने बेताशा एलोपैथिक दवाइयाँ अगर हम ना दें तो नहीं ना देंगे तो सप्रेशन होगी, मतलब आपकी दवाई आपकी दवाई के क्लियर नहीं जाएगी ना आपको। उसकी वजह है कि वो जो दवाई पड़ी हुई है उसमें यहाँ दिए होते हैं नर्व्स की, उसके लिए जो बहुत सारी ऐसी वो दी होती हैं, तो उसकी मौजूदगी में जब बॉडी में एक दवाई ऑलरेडी मौजूद होती है तो हमारी दवाई क्योंकि बहुत लतीफ़ होती है और बहुत ज़्यादा पोटेंटाइज फॉर्म में होती है, तो इसको कोई स्ट्रॉन्ग मेडिसिन जब आप होगी तो वो इसको कॉम्बिन नहीं करने देगी। तो इसलिए वो रास्ता साफ करना ज़रूरी है। आप आए उस मरीज को जो एलोपैथिक साइड से आया हो, एक तो दूसरा नक्स बंदी का बड़ी मज़े की दवाई है। अगर इसको आप बड़ा समझे ना, हमारे टेबल पे देखो ना ये कुड़ियाँ पड़ी हैं, ये इसके बारे में अबोरा की पहली लाइन है कि ये बीमारी की ताकत को तोड़ देते हैं, और ये बड़ी नर्वस दवाइयों में बड़ी बड़ी मजे की दवाई है। मैं आपको एक केस बताऊँ, आज के 4-5 दिन पहले का है कि बल्कि मेरे पास 3-4 डॉक्टर ही बैठे, डॉक्टर तारा की वो भी बैठे हुए थे। मेरे पास एक पेशेंट आई और उसको एब्डोमिनल पेन हो, और पेन के आगे यूं पोजीशन की क्लियर कट कोलोसेंट का पेन, ठीक है। यहाँ 2 दवाइयाँ बड़ा अच्छा काम करती है, कोलोसेंट काम करती है और दूसरी जो है एलोपैथी में बड़ी ड्रॉप रहती है वो कर सकती है। हमने नक्स दी, हमने कोलोसेंट पे 1 में दी, फिर हम सीएम तक गए, कोई टच नहीं, पल्साटीला दिया कोई फर्क नहीं, और मैकफॉस थी उसकी भी सिम्टम है कोई फर्क नहीं। फिर मैंने एंटीडोट करके ट्यूबरक्लोनियम दे के फिर रिपीट की, कोई फर्क नहीं। नक्स हमने सीएम में पहले दी और उसको लग गए 3 घंटे, पेन रिलीफ ना हो।
और जब न्यूरोलॉजिकल में फंसता हूँ तो मैं नक्सी में 6 में शुरू कर देता हूँ, 6 में, ओनली 6। जब हमारे पास बच्चे हैं ना जिनको फिट्स नहीं रुकते तो मैं सीएम जाके नीचे 6 में रिपीटेड डोजेस दूंगा तो फिट्स रोक दे। ये इसका कमाल है। मैंने इसको कहा, मैंने कहा इसको ना नक्स 6 की डोज है। मैंने 6 की डोज देके मैंने 2 महीने देके मैंने देखा थोड़ी सी रिलैक्सेशन आई। मैंने कहा 15 मिनट बाद देखी 3 डोजेस देके तो बच्ची उठ के बैठ गई। तो मैंने कहा, मैंने इसको कहा नक्स 6 की बना के दे दो और 2 दिन बाद ये मैंने बल्कि उसको कहा ये मेरा नंबर है, रात को मुझे बता देना, क्योंकि वो 4 हॉस्पिटल पहले फिर के आई हुई थी इंजेक्शन लेते। रात 2 बजे उसका भाई आया, उसने कहा जी अभी तक दर्द नहीं। 2 दिन बाद कल भी मेरे पास वापस आया, होता है जी ऊपर के हंस रही थी लड़की। मैंने तो पहचाना नहीं, वही होता है, मरी हुई थी बिल्कुल, तो रिलैक्स थी। तो पोटेंसी का बड़ा भी रोल होता है। आप नक्स 6 में, हम फिट्स में भी यूज़ करते हैं, हम क्रैप्स में यूज़ करते हैं, बेशुमार जगह में यूज़ करता हूँ। मैं इवन जब मेरी सी काम करना छोड़ देती है, कोई भी पोटेंसी नहीं, चाहे वो नक्स है, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल है, तो मैं 6 पे आ जाता हूँ। इसकी वजह यह है कि इम्यूनिटी इम्यून हो गया, आपकी इम्यून सिस्टम इम्यून हो गया उस पोटेंसी को। यानी ऑर्गेनिक की ये क्लास है जो वो कहता है 246 है या 240, वो कहता है कि हर अगली पोटेंसी को या आप कम करें या आप ज्यादा। हाँ, सेम पोटेंसी मेरे क्लिनिक में पता क्या होता है, लोग कहते हैं आप तो यहाँ रेज नहीं करते, हमें तो वैसे ही इतनी दवाइयाँ बनती हैं, अगले दिन रेज हुई होती है। जो मरीज दोबारा हमारे पास दवाई लेने आता है ना, तो उसको वो पोटेंसी नहीं मिलती, अगली पोटेंसी 30 हमने दी थी तो 31 ऑटोमेटिक ही हो, क्योंकि यहाँ तो 300-400 बंदा रोज दवाई लेता है, तो ऑटोमेटिक ही ले। अब ये हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, ब्रेकफास्ट वाला क्लियर हो गया, और यहाँ कौन सा वो हो गया, निफाइलम हो गया आपका, जो सिंस बर्थ वो जो था काली कार्ड जो है ना वो। अब किसी का शेटक पे कोई और सवाल है तो मुझसे पूछो। अब मैं आ जाऊंगा दूसरे पे, ये है सिम्टोमेटोलॉजी। हाँ, लेक्सिस वहाँ काम करे। लेक्सिस जो है वो बेसिकली राइट साइडेड शटिका करता है। ये बिल्कुल उलट है कोलोसेंथर मैकफास्ट का। ये ना हाथ लगाने देते हैं, फिर सेंसिटिव, मैंने पहले कहा कि हाँ, ये ना हाथ लगाने देते हैं या ना गर्म करने देते हैं। बेसिकली लेफ्ट साइडेड रेमेडी है, लेकिन शटिका में ये राइट साइडेड रेमेडी है, और इसकी सेंसिटिविटी इतनी है कि ये टच नहीं करनी। आप उससे पूछेंगे दबाने का, वो कहते नहीं नहीं नहीं, इधर मेरे हाथ ना लगाए, दिस इज द लेग्स। क्या नाम मेला से ये गहरी है ना, कैमोमेला में नमनेस है, इसमें नमनेस है। कैमोमेला में नमनेस भी है, लेक्सिस में नमनेस है। किसी का कुछ सवाल? सल्फर की बड़ी, आप अगर रेपटी खोले तो खड़ा होने में दर्द हो रहा है तो सल्फर, चलने में दर्द हो रहा है, सल्फर एज ए इंटीग्रेंट हर जगह उसने शटिका में लगाया। ये सर आप हर केस में जरूरी नहीं समझते, जहाँ पर फंस जाएगा तो सल्फर, रेडियम सल्फर भी लग जाना। अब ये तो आ गया एक ग्रुप पूरा जिसको हम रोज डील करते हैं, लेकिन होम्योपैथी मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है। अब मैं आऊँगा, मेरे पास कोई मरीज नहीं आया, मेरे पास एक्सरे आ गई, मरीज लंदन बैठा हुआ, मरीज लाहौर बैठा हुआ है, अब मैंने कोई सिम्टम नहीं देखा, अब मैं टोटली पैथोफिजियोलॉजी देखा। एक और मजे की समस्या, ना मैं मरीज से कुछ पूछूं, ना मैंने मरीज से बात करनी है, मैंने एक्सरे देखी, ठीक है, या मैंने MRI की रिपोर्ट देखी। अब उसमें जब डीजनरेशन प्रोसेस शुरू हो तो सबसे ज्यादा हड्डियों की जो डीजनरेशन है वो करता है सिफिलिस, दूसरे नंबर पर करती है TB। बोनी स्ट्रक्चर को ये दोनों तबाह करते हैं, और जॉइंट के स्ट्रक्चर को TB भी तबाह करती है, सिफिलिस भी तबाह करते हैं, और साथ यहाँ ऐड हो जाएगी साइकोसिस। जॉइंट के स्ट्रक्चर को वहाँ क्या करेगा, इन्फ्लेमेशन करेगा। अब वहाँ और पैथोलॉजी बहुत आ जाती है।
अब वहाँ आपको मैं आपको बताऊँ रूमेटॉइड आ जाएगा, वहाँ डीजेनरेटिव चेंजेस आ जाएंगे, वहाँ ऑस्टियोआर्थराइटिस आ जाएगा, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और गोट, इसमें भी फर्क करना आपको बड़ा जरूरी होता है। क्योंकि अभी तो हमारा टॉपिक है उसका सेट्रिक का वाला, ये थोड़ा सा बहुत लंबा हो जाएगा कि अगर मैं इसको एक्सप्लेन करना हूँ सारे जोड़ों को तो लूँगा। हम यहाँ क्या करते हैं, हम दो अप्रोचेस लेते हैं। हम ये समझते हैं कि डिजनरेशन का जो प्रोसेस हुआ है ये सिफिलिस की वजह से, तो हम यहाँ बिल्कुल टोटली पैथोफिजियोलॉजी की बेस पे, फिजियोलॉजी की बेस पे हम शुरू करते हैं। अगर तो ऑस्टियोफाइट्स हैं तो हमने क्या करना है, सिफिलिनियम सीएम की एक डोज देनी है, ओरोमेड सीएम की एक डोज देनी है, और बोनी स्ट्रक्चर को जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करता है वो है फॉस्फोरस। अब अगर पेशेंट हार्ट से रिलीफ महसूस करता है तो फिर हम वो गर्मी से जाते करेगा तो हम फास्फोरस लगाएंगे। अगर सर्दी उसको ज़्यादा लगती है तो हम यहाँ फास्फोरस को हटा देंगे इस पेशेंट की। रेमेडी जो बनेगी वो ऑस्टियोफाइट पे कैलकेरिया फ्लोर बनेगी। हम कैलकेरिया फ्लोर सीएम देखे पे 200 पे आ जाते हैं, ये दूर के बाद शाम, ठीक है ना जी। और यहाँ आप नर्व के लिए हम चूँकि फास्फोरस हम यूज़ कर रहे होते हैं तो फिर हम यहाँ कास्टिकम का इस्तेमाल नहीं, फिर यहाँ हम करते हैं कॉलीफॉस का इस्तेमाल नर्व्स को स्टिमुलेट, ठीक है। तो हमारे मैक्सिमम केसेस जहाँ ऑस्टियोफाइट होती है तो वो सर्वाइकल रीजन में हो, फिर लंबर स्पाइन में हो, तो ये क्लियर कर देगा। अब यहाँ एक और पैथोलॉजी जो मैंने पहले भी डिस्कस की कि डिसलोकेशन में बल जा जाता है, तो उसमें हम यहाँ क्या करते हैं, हम रूटा का इस्तेमाल। और यहाँ जितनी भी डिजनरेशन प्रोसेस है इसमें जैसे मैंने वेलेराना का इस्तेमाल किया, जहाँ हड्डियों की टूट शुरू हो जाती है वहाँ हम ओरोमेड का भी इस्तेमाल। हर केस में जब बोन डिजनरेशन शुरू हो जाती है हम बतौर हेल्पिंग मेडिसिन के ओरोमेड का इस्तेमाल। मैं क्या करूँगा, मैं सिप्रीनियम दूंगा, मैं ओरोमेड दूंगा और मैं फास्फोरस लगाऊंगा या स्पेशल ठीक है। अब यहाँ जब डिसलोकेशन होगी और डिजनरेशन चेंजेस होगी तो हमने फास्फोरस भी हटा दी, हमने कैलकेरिया फ्लोर भी हटा दी, यहाँ हमने कैलकेरिया फास्ट लगा दी जो बोन को स्ट्रेंथ देने की, और उसकी कॉम्प्लीमेंट्री है। यहाँ चूंकि हम और इसलिए नहीं लगाया कि कैलकेरिया फास्ट और रूटा जो है आपस में कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे की मामला, तो फिर हमने यहाँ रूटा लगा के सीएम में और फिर रूटा मुसलसल देते रहेंगे। अब ये जो पेशेंट है ना हमारे, ये आके ये भी कहते हैं कि हमारी सर डिजनरेशन है, अब यहाँ नर्व को स्टिमुलेट में एक और दवाई से भी करूँ। अब मैं वेलेराना यहाँ नहीं दे रहा, यहाँ मैं कास्टिकम को यूज करूँ। कास्टिकम में ये होता है कि पैरालिटिक कंडीशन को उठाती है, बड़ा बैठ गया ना पैरालाइज कर, तो ये यहाँ रूटा को कास्टिकम हेल्प करेगी। क्योंकि वहाँ जब मैंने फास्फोरस लगाएगी तो उसकी हेल्पिंग की नर्व हेल्पिंग के लिए मैं काली फास लगा दूँ, यहाँ मैं कास्टिकम लगाऊँ। और अगर कहीं मेरी कोई केस फंस कर रुकता है, अक्सर मेरी आता है ना, यहाँ कैलकेरिया फास और सिलेशिया में एक फ़र्क करना होता है। फ़र्क ये होता है कि अगर पेशेंट चिली है बहुत ज़्यादा तो कहता है मैं तो गर्मियों में मुझे सर्दी लगती है, तो हम कैलकेरिया फास बीच में से हटा दें, फिर हम उसकी जगह सिलेशिया। यहाँ औरत जब आएगी वो कहती मुझे 7 विकोरिया, तो फिर हम ज़्यादा सिर्फ कैलकेरिया फास करेंगे। यहाँ औरत आएगी जी मुझे शटीका भी है, मुझे कमर दर्द भी है डॉक्टर साहब, तो मुझे विकोरिया भी है, फिर वहाँ कैलकेरिया फास अगर नहीं काम करके वहाँ बीच में से हम रिमूव कर देंगे, यहाँ हम होगा टोस्टा लगाएंगे, ठीक हो गया। तो ये नीचे वाली बहुत सारी जो आपकी अकॉर्डिंग टू आप टोटली आप आते हो। और मैं आपको बताऊँ कि मैं अगर 100 मरीज को अरेस्ट करता हूँ रोज, तो मेरे ख्याल में 70-80-90 मरीज जरूर मेरे इस दूसरे वाले सिस्टम से भी ठीक हो सकते हैं। पहले वाले अगर मेरी एक्यूरेसी है मोडेलिटी पे, तो मेरे 100 में से 100 ठीक हों। प्रियोरिटी आपकी सर सिम्टोमेटिक होती है, पहला मैं उस पर जाता हूँ जी, लेकिन पहला मैं सिर्फ उस पर जाता हूँ जहाँ शैटिक नर्व कंप्रेस हो रही। लेकिन अगर शैटिक नर्व कंप्रेस नहीं हो रही और वो कहता है मेरा सिर्फ कमर में दर्द है, तो फिर मैं सिम्टोमेटोलॉजी पे नहीं जाता, मैं टोटल पैथोलॉजी पे जाता। सर आपने कहा कि डिजनरेशन सिफिलिस भी करता है, टीबी भी करता है, साइकोसिस भी करता है, तीनों में सर सिम्टोमेटिक कैसे फर्क करेंगे और इससे भी कैसे फर्क? देखिए सिफिलिस में अर्ली डिजनरेशन है,
जो बीमारी 70 साल की उम्र में आती है उसको 40 साल की उम्र में आएगी, तो डेफिनेटली ये तो असेस करना ना, मेरा एज वाइज डिसीज को सुने ना। हमने लोगों के लिए बहुत आसानियां पैदा की कि एक बंदा, और ये याद रखें, अगर वो सेक्टरल एरिया में आता है, जो आपका एरिया है, ये जो सर्वाइकल से नीचे और नंबर से ऊपर वाला जो एरिया है, इसमें जब भी कोई पैथोलॉजी आएगी, आप ये समझें कि ये पैथोलॉजी जो है वो मैलिग्नेंसी है, जहाँ यहाँ कोई ट्यूमर डेवलप हो गया, क्योंकि ये एरिया जो है अक्सर टैग नहीं करता। 90% से अब लोगों को ये दरमियान वाले हिस्से में जो 12 मोरे में दर्द नहीं होता। उसकी रीजन ये है कि खुदा ने ये रिब्स इसके साथ जोड़ी हुई है, इन 12 मोरों के साथ, और ये पिंजरा बना हुआ है, इसमें बड़ी ग्रिप है। यहाँ कंप्लेंट वो, ये नीचे पिंजरा नहीं है, ऊपर पिंजरा नहीं है, ये जो 12 आपके वर्टिब्रा है, इसको उन्होंने ये रिब्स लाके यहाँ जोड़ा हुआ, स्ट्रक्चर को दरमियान में से खुदा ने मजबूत। यहाँ जब कोई बंदा आपको पेन बताएगा, ये मेरी बात याद रखें, यहाँ जब कोई बंदा पेन बनाएगा वो नॉर्मल पैथोलॉजी नहीं, वो कहीं ना कहीं ट्यूमर है, कहीं ना कहीं मैलिग्नेंसी है। तो आपने उसको जरूर असेस कराना है, और फिर हम उस पर हम फिर डिफरेंट चले जाएंगे, फिर हम कोनियों पे चले जाएंगे, हम फिर फ्लोर पे चले जाएंगे। अब यहाँ एक और आपको देखें, जहाँ भी बोनी स्ट्रक्चर में कोई तब्दीली है, और एज ए इंटरकरेंट रेमेडी नई मेडिसिन आई है जो हमने बड़ी कोशिशों से ये बनवाई है, वो है कार्सी ऑस्टियो। तो कार्सी ऑस्टियो जब आपका कोई मरीज रिलीफ नहीं कर रहा होता, तो आप उसको कार्सी ऑस्टियो। सर ये सियाटिक पेन या लंबर पेन, अगर फर्स्ट किसी ने हार्ड वर्किंग की हो या ट्रॉमा लगा हो या अक्सर ये ट्रॉमा हो तो इजीली देखें, अगर आपको क्लियर कट है ये ट्रॉमा है या हार्ड वर्किंग, अब ट्रॉमा दो तरह का होता है। एक रियल ट्रॉमा होता है जो वाकई इंजरी है, नहीं बाय प्रोफेशन नहीं होता। बंदा कहता है उसकी बोन बिल्कुल एंड एज पे पहुंची हुई है, तो यूं बैठ के उठा तो उसका दर्द नहीं कर, दिस इज नॉट ट्रॉमा, लेकिन दिस इज लाइक ट्रॉमा। इसमें आपको डिफरेंट करना होगा कि दिस इज द आखिरी इंजरी। अब वहाँ वैसे ही हड्डी यूं गल सड़ गई हुई है, तो किसी जर्ग पे भी तो खराब हो जाएगी ना। ये ट्रॉमा लेबल नहीं कर सकते, ट्रॉमा तो उसको लेबल करेंगे। और ये भी आपको ये दें कि बच्चों में ये अगर पैथोलॉजी कहीं आती है तो फिर मैलिग्नेंसी। बच्चों को छत से भी गिरते हैं तो उनको कुछ नहीं होता, जंपे मारते हैं उनको कुछ नहीं होता, उनको तो ट्रॉमा से उनको कुछ नहीं होता। हाँ, ट्रॉमा अगर आपका 40 साल 50 साल या बहुत ज्यादा इंजरी होती है, टांग किसी गाड़ी के टायर के नीचे आ गई, छत से गिर गया, वो ट्रॉमा तो हम कंसिडर करेंगे। लेकिन जब ओल्ड एज में 70 साल से ऊपर बंदा आएगा, मैंने झुका हूँ, मैंने ऐसी कोई चीज उठाऊं तो मेरा दर्द नहीं करता, ये ट्रॉमा लेबल इसलिए कि ट्रॉमा के लोग यूं रोल होते हैं, पहाड़ों पे चढ़ते हैं, तो एक फैक्टर बड़ा काउंट करता है। अगर बच्चे को ट्रॉमा इस तरह से हड्डी टूट रही है तो फिर वो ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, इस तरफ आ रही होगा। इसमें बड़ी कॉस्ट फीस है। ये मैं अगर हम रोमेटोलॉजी मेरी बहुत अच्छी है, और रोमेटोलॉजी को हम बड़ा मजे से डील करते हैं, और मेरा इतना अच्छे हमारे होम्योपैथी में रोमेटोलॉजी के जैसे ना जो दुनिया के किसी साइंस में नहीं। लेकिन इसको आपने रोमेटोलॉजी में मजीद भी मैं बोल सकता हूँ, लेकिन वो फिर बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। अगर जॉइंट्स छोटे छोटे जॉइंट बड़े जॉइंट क्या क्या मसाइल होते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है, गोट क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन आते तो क्या होता है, उसकी कॉजेज डिफरेंट होती हैं। आप ऑटोइम्यून डिजीज जो है आपकी रूमेटॉइड आर्थराइटिस वो क्या करता है, वो आपकी सेरेब्रल मेम्ब्रेन पे अटैक करता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या करता है, डिजनरेशन ऑफ द बोन करता है। गोट क्या करता है, यूरिक एसिड की ज्यादती होती है, तो वो फिर एक अलग चीज़ों को समझते हैं। तो सर आज का जो आपका कामयाब नुस्खा ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो बगैर के ना पूछे वो कामयाब हो सर? नहीं, मैंने जो सारे बगैर पूछे ही बताया। नहीं सर, ऑस्टियोआर्थराइटिस का नहीं, लिथियम कार्ब जो है ना, लिथियम कार्ब के बारे में ये है कि जोड़ों का दर्द विद द कंप्लेन ऑफ हार्ट, दिल की बीमारी के साथ अगर जोड़ों का दर्द होगा तो क्या है, लिथियम। तो अब दिल की बीमारी के साथ जो है वो जोड़ों को दर्द है तो वो आपकी सेमिस्फीगर हो सकती है, वो कोलोफाइलर। औरतों की कंप्लेन के साथ अगर आते हैं वो आपकी कोलोफाइलर। कामयाब नुस्खे की बात ये है कि अब मैं
घोल के एक गोली तो सबको नहीं खिला सकती। मुझे हर बंदे की पैथोफिजियोलॉजी को देखना। ये जितने नुस्खे मैंने बताए ना, अगर आप ये बंदा, ये जितनी भी मैंने बातें की हैं, अगर बंदा सिर्फ इनको समझ ले एक दफ़ा, तो दुनिया का कोई और इलाज ना करे, बस यही का इलाज करे, तो तब भी क्लिनिक का रश नहीं टूटेगा। सर, नींद में आपकी रूटा फिर हो जाती है। नी में देखे ना, अब नी में आपको ये बताऊं कि नी के अंदर क्या है। नी के अंदर भी यही चेंजेस हैं, ऑस्टियोफाइट डेवलप हो जाएंगे। ऑस्टियोफाइट में एक्सरे देखेंगे तो यूं नोक निकली होगी और वो टच करेगा, तो वो कलकेरिया फ्लो डिसलोकेशन है, तो रूटा है, इंजरी है। अब यहाँ जो होते हैं ना, आपका जो लिगामेंट्स है उसके अंदर टीयर आ जाता है। स्पोर्ट्स में ज्यादा आता है कि मैं किक लगा रहा था फुटबॉल में, या मैं यूं हिट लगा रहा था, या मैं रनिंग कर रहा था, यहाँ जो इंजरी आती है वो बेसिकली टीयर आता है लिगामेंट्स में। और लिगामेंट्स के टीयर को 3 दवाइयाँ बहुत अच्छा ठीक करती हैं। एक रूटा है, एक बैलेंस कर्नस है, एक आर्निक है और ओरोमेट है, जिसके बगैर। अच्छा, अब सर्वाइकल में क्या होता है? सर्वाइकल में मोस्ट कॉमनली ऑस्टियोफाइट बनते हैं, नीचे ऑस्टियोफाइट कम बनते हैं। लंबर में ज्यादा बढ़ जाएगा, डिसलोकेशन आ जाएगी, डिजनरेशन आ जाएगी। ऊपर जो ज्यादातर ऑस्टियोफाइट बनते हैं, आप 100 केस उठाएंगे ना, 190 में ऑस्टियोफाइट है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पेन, ये यहाँ बेरिंग एरिया नहीं है ना, ये यहाँ बेरिंग एरिया ये है, यहाँ डिसलोकेशन के चांसेस कम है। यहाँ हड्डी की खराबी हो जाती है, हड्डी वीक हो जाएगी तो वो नोके निकाल लेगी। तो यहाँ मोस्ट कॉमनली कलकेरिया फ्लोर यूज होता है। यहाँ मोस्ट कॉमनली फास्फोरस है, या आपका कार्सिनोसम एंसिफिलिस है, या ड्रोस का यूज होता है। अब यहाँ कुछ दवाइयाँ और भी बड़ी अच्छी काम करती है। मतलब मुझे यहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है उसका, किसका? टेरेस क्वाड्रिफोलिया। वो कहेगा मेरी बाजू में दर्द आ रहा है, यहाँ से स्टार्ट होता है, यूं आ रहा है और ये अंगुलियां मेरी नम हो रही हैं। तो इसमें हम 2 ही दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। एक हम मिलेराना की एक डोज देंगे और टेरेस क्वाड्रिफोलिया। हमारे पास 2 दवाइयाँ यहाँ और बड़ा अच्छा काम, वो है मैग्नफास्ट और आइपेरिक। हम यहाँ मैग्नफास्ट और आइपेरिक भी 1 ml में अल्टरनेट देंगे, और बहुत पुराने केस ये भी निकाल देता है। बाद दफा 2 डोजेज ही निकाल देते हैं, फिर होता है फिर 1 डोज और लें तो ये निकाल देता है। तो ये जो कंप्रेशन है, ये आपका एक और दवाई है जो सिर्फ ये नमनेस होती है।